हेलो दोस्तों, नमस्कार। आरआरबी एएलपी का जो एग्ज़ाम 16 फरवरी को दूसरी शिफ्ट में हुआ था, उसके जो क्वेश्चन आपसे पूछे गए थे उनको देख लेते हैं। और जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया कर लें। चलिए देखते हैं। जैव निम्नीकरणीय अपशिष्ट या पदार्थ किसे कहा जाता है? वे पदार्थ जिन्हें कभी नष्ट नहीं किया जा सकता। वे वस्तुएं जो प्राकृतिक प्रक्रियाओं द्वारा आसानी से विघटित हो जाती हैं। वे पदार्थ जो पर्यावरण में सैकड़ों वर्षों तक अपरिवर्तित रहते हैं। केवल वे वस्तुएं जो प्लास्टिक से बनी होती हैं। इसका उत्तर है वे वस्तुएं जो प्राकृतिक प्रक्रियाओं द्वारा आसानी से विघटित हो जाती हैं। ऐसे अपशिष्ट पदार्थ जो बैक्टीरिया या अन्य सूक्ष्म जीवों द्वारा समय के साथ प्राकृतिक रूप से सरल और अहानिकारक पदार्थों में तोड़ दिए जाते हैं, उन्हें जैव निम्नीकरणीय कहा जाता है। उदाहरण के लिए फलों और सब्जियों के छिलके, कागज, सूती कपड़ा और जंतु अपशिष्ट यह पर्यावरण के अनुकूल होते हैं क्योंकि ये मिट्टी में मिलकर इसे उपजाऊ बनाते हैं। इसके विपरीत प्लास्टिक, कांच की धातुएं अजैव निम्नीकरणीय कहलाती हैं। कचरा प्रबंधन में गीले कचरे का उपयोग जैव निम्नीकरणीय अपशिष्ट के लिए किया जाता है। इसका उपयोग कंपोस्ट बनाने में किया जा सकता है या प्रदूषण कम करने में सहायक होते हैं। अगला प्रश्न, कोशिका झिल्ली के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? यह एक अर्धपारगम्य झिल्ली है। यह लिपिड और प्रोटीन से बनी होती है। कोशिका झिल्ली कोशिका की सबसे बाहरी परत होती है। यह कोशिका के अंदर और बाहर पदार्थों के आवागमन को नियंत्रित करती है। इसमें गलत क्या है? कोशिका झिल्ली कोशिका की सबसे बाहरी परत होती है, यह गलत है। पादप कोशिका में कोशिका झिल्ली सबसे बाहरी परत नहीं होती। उसके बाहर एक और कठोर सुरक्षात्मक परत होती है जिसे कोशिका भित्ति कहते हैं। कोशिका झिल्ली केवल जंतु कोशिकाओं में सबसे बाहरी परत का काम करती है। यह लचीली होती है और लिपिड तथा प्रोटीन के दोहरे स्तर से बनी होती है। इसे वर्णात्मक पारगम्य भी कहा जाता है क्योंकि यह केवल चुनिंदा पदार्थों को ही अंदर आने देती है। कोशिका झिल्ली कोशिका को एक निश्चित आकार प्रदान करती है। यह कोशिका के आंतरिक अंगों की सुरक्षा करती है। सिंगर और निकोलसन ने इसके लिए फ्लूइड मोज़ेक मॉडल दिया था। कोशिका भित्ति केवल पौधों, कवक और कुछ बैक्टीरिया में पाई जाती है। तीसरा प्रश्न, प्रकाश के वर्ण विक्षेपण के दौरान किस रंग का झुकाव या विचलन सबसे कम होता है? बैंगनी, नीला, पीला या फिर लाल? देख सकते हैं, आपको बताइए, वो तो लाल है। जब श्वेत प्रकाश एक प्रिज्म से होकर गुजरता है तो वह अपने 7 रंगों में विभाजित हो जाता है। लाल रंग की तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होती है, जिसके कारण प्रिज्म में इसकी गति सबसे अधिक रहती है और यह अपने मूल पथ से सबसे कम मुड़ता है। इसके विपरीत बैंगनी रंग की तरंगदैर्घ्य सबसे कम होती है और इसका विचलन सबसे अधिक होता है। लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है, इसीलिए इसे खतरे का संकेत के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। आकाश का रंग नीले रंग और बैंगनी प्रकाश के अत्यधिक प्रकीर्णन के कारण होता है। विचलन कोण अपवर्तनांक के समानुपाती होता है। न्यूटन ने सबसे पहले सिद्ध किया था कि सूर्य का प्रकाश 7 रंगों से बना है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। जब स्याही की एक बूंद को फर्श पर या पानी में गिराया जाता है तो वह अपने आप चारों ओर क्यों फैल जाती है?
क्योंकि पदार्थ के कण स्थिर होते हैं, क्योंकि पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं, क्योंकि फर्श स्याही को धक्का देता है, क्योंकि स्याही का घनत्व बहुत कम होता है। ऑप्शन सही है इसका, क्योंकि पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं। पदार्थ के कण कभी भी स्थिर नहीं रहते, वे अपनी गतिज ऊर्जा के कारण निरंतर इधर उधर भागते रहते हैं। जब स्याही पानी में डाली जाती है तो स्याही के कण पानी के कणों के साथ टकराते हैं और उनके बीच के खाली स्थानों में फैल जाते हैं। दो विभिन्न पदार्थों के कणों का स्वतः मिलना विसरण कहलाता है। तापमान बढ़ाने पर विसरण की दर तेज हो जाती है, क्योंकि कणों की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। गैसों में विसरण सबसे तेज और ठोसों में सबसे धीमा होता है। अगरबत्ती की खुशबू या खाने की महक विसरण का ही परिणाम है। यह प्रक्रिया तब तक चलती है जब तक मिश्रण समान रूप से न फैल जाए। अगला प्रश्न, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों DPSP के बारे में कौन सा कथन सही है? इन्हें किसी भी न्यायालय द्वारा लागू किया जा सकता है, इन्हें किसी भी न्यायालय द्वारा लागू नहीं किया जा सकता, ये प्रकृति में अनिवार्य और दंडात्मक हैं, ये केवल केंद्र सरकार पर लागू होते हैं। इसका सही उत्तर है, इन्हें किसी भी न्यायालय द्वारा लागू नहीं किया जा सकता। DPSP भारतीय संविधान के भाग 4 अनुच्छेद 36 से 51 में दिए गए हैं। ये गैर न्यायोचित हैं, जिसका अर्थ है कि यदि सरकार इन्हें लागू नहीं करती तो आप इनके खिलाफ अदालत नहीं जा सकते। इनका मुख्य उद्देश्य एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना है। ये सरकारों के लिए निर्देश मात्र हैं ताकि कानून बनाते समय सामाजिक और आर्थिक न्याय सुनिश्चित किया जा सके। इन्हें आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। अनुच्छेद 37 स्पष्ट करता है कि ये अदालत द्वारा प्रवर्तनीय नहीं हैं। मौलिक अधिकार न्यायोचित होते हैं, जबकि DPSP नहीं, और इनका लक्ष्य आर्थिक और सामाजिक लोकतंत्र की स्थापना करना है। अगला प्रश्न 6 पर आते हैं। जब एथेनॉल की अभिक्रिया सोडियम धातु के साथ कराई जाती है तो मुख्य रूप से कौन से उत्पाद बनते हैं? सोडियम एथॉक्साइड और ऑक्सीजन गैस, सोडियम एथॉक्साइड और हाइड्रोजन गैस, सोडियम एसीटेट और पानी, एथीन और हाइड्रोजन गैस। इसका सही उत्तर है सोडियम एथॉक्साइड और हाइड्रोजन गैस। जब एथेनॉल सोडियम के साथ क्रिया करता है तो सोडियम एथेनॉल के हाइड्रॉक्सिल समूह के हाइड्रोजन को विस्थापित कर देता है। इस प्रक्रिया में सोडियम एथॉक्साइड बनता है और हाइड्रोजन गैस बुलबुलों के रूप में निकलती है। यह अभिक्रिया एथेनॉल की अम्लीय प्रकृति और शराब की शुद्धता की पहचान करने के लिए भी उपयोग की जाती है। अभिक्रिया का समीकरण दिया हुआ है और दूसरा देखते हैं। निकलने वाली हाइड्रोजन गैस जलती हुई तीली के पास ले जाने पर पॉप ध्वनि करती है। सोडियम एक बहुत सक्रिय धातु है, इसलिए इसे संभाल कर उपयोग करना चाहिए। यह अभिक्रिया दर्शाती है कि अल्कोहल में विस्थापनीय हाइड्रोजन परमाणु होते हैं। अगला प्रश्न नंबर 7। यदि किसी तरंग की आवृत्ति बढ़ाई जाती है तो उसके तरंगदैर्ध्य पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तरंगदैर्ध्य बढ़ जाएगा, तरंगदैर्ध्य कम हो जाएगा, तरंगदैर्ध्य समान रहेगा, तरंग की गति अनंत हो जाएगी। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। उत्तर इसका तरंगदैर्ध्य कम हो जाएगा है। तरंग की गति आवृत्ति और तरंगदैर्ध्य के बीच संबंध होता है। यदि माध्यम समान है तो तरंग की गति स्थिर रहती है। ऐसी स्थिति में आवृत्ति और तरंगदैर्ध्य एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। यानी अगर आप आवृत्ति बढ़ाएंगे
तो तरंग दैर्घ्य को कम होना ही पड़ेगा। आवृत्ति का ऐसा ही मात्रक हर्ट्ज है। उच्च आवृत्ति वाली तरंगों में अधिक ऊर्जा होती है। रेडियो तरंगों का तरंग दैर्घ्य बहुत अधिक और आवृत्ति कम होती है। गामा किरणों की आवृत्ति बहुत अधिक और तरंग दैर्घ्य बहुत सूक्ष्म होती है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसमें रसधानी का आकार छोटा पाया जाता है? पादप कोशिका में, जंतु कोशिका में, परिपक्व कोशिका में या फिर इनमें से कोई नहीं? इसका उत्तर है जंतु कोशिका में। पादप कोशिका में रसधानी बहुत बड़ी होती है और अक्सर कोशिका के 90% हिस्से को घेर लेती है। यह पौधों को कठोरता और स्फीति प्रदान करती है। जंतु कोशिकाओं में रसधानियाँ या तो अनुपस्थित होती हैं या बहुत छोटे आकार की होती हैं। इनका कार्य कोशिका में पानी, अपशिष्ट और भोजन का अस्थायी भंडारण करना है। पादप रसधानी की बाहरी झिल्ली को टोनोप्लास्ट कहते हैं। अमीबा जैसे एक कोश के जीवों में खाद्य रसधानी भोजन पचाने में मदद करती है। परिपक्व पादप कोशिकाओं में बड़ी केंद्रीय रसधानी केंद्रक को किनारे की ओर धकेल देती है। ये कोशिका के अंदर ऑस्मोटिक दबाव बनाए रखने में मदद करती है। प्रश्न नंबर 9 पे आते हैं। जब किसी वस्तु को उत्तल लेंस के सामने अनंत पर रखा जाता है तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? वक्रता केंद्र पर, मुख्य फोकस पर, लेंस और फोकस के बीच में या फिर अनंत पर? इसका उत्तर है मुख्य फोकस पर। जब अनंत से प्रकाश की किरणें उत्तल लेंस पर गिरती हैं तो वे मुख्य अक्ष के समांतर होती हैं। अपवर्तन के बाद ये सभी किरणें लेंस के दूसरी ओर मुख्य फोकस पर एक बिंदु के रूप में एकत्रित हो जाती हैं। यह प्रतिबिंब अत्यधिक छोटा, वास्तविक और उल्टा बनता है। उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस भी कहा जाता है। धूप के चश्मे में फोकस बिंदु पर कागज जलाना इसी सिद्धांत का उपयोग है। यदि वस्तु फोकस पर हो तो प्रतिबिंब अनंत पर बनता है। दूरदृष्टि दोष के निवारण के लिए उत्तल लेंस का उपयोग किया जा सकता है। प्रश्न नंबर 10। यदि ध्वनि की चाल को स्थिर रखा जाए और उसकी आवृत्ति को बढ़ा दिया जाए तो तरंग दैर्घ्य पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तरंग दैर्घ्य बढ़ जाएगा, तरंग दैर्घ्य कम हो जाएगा, तरंग दैर्घ्य में कोई परिवर्तन नहीं होगा, तरंग दैर्घ्य शून्य हो जाएगा। इसका उत्तर है तरंग दैर्घ्य कम हो जाएगा। जैसा कि हम जानते हैं चाल बराबर आवृत्ति तरंग दैर्घ्य आवृत्ति बट्टे तरंग दैर्घ्य। यहाँ प्रश्न में स्पष्ट किया गया है कि चाल को स्थिर रखा गया है। गणितीय रूप से यदि एक तरफ का मान स्थिर है तो आवृत्ति बढ़ने पर तरंग दैर्घ्य को घटना ही होगा, ताकि दोनों का गुणनफल पहले जितना ही रहे। इसे ऐसे समझें कि ऊंची पिच वाली ध्वनि का तरंग दैर्घ्य हमेशा छोटा होता है। ध्वनि की चाल माध्यम पर निर्भर करती है, यानी ठोस में सबसे तेज। तापमान बढ़ाने पर ध्वनि की चाल बढ़ जाती है। आवृत्ति बढ़ने से ध्वनि अधिक तीखी महसूस होती है, यानी हाई पिच हो जाता है। आवृत्ति और तरंग दैर्घ्य के इस संबंध को तरंग समीकरण कहते हैं। वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद और PDF के लिए टेलीग्राम चैनल को ज़रूर फॉलो करें और जिन लोगों ने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।